नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो साथी इस वीडियो सीरीज के अंदर जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं स्पेशली कि हम भारत के इतिहास का समग्र अर्थात संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंतर्गत हमने भारत के इतिहास की एक एक बारीकी अर्थात एक एक जानकारी जो है वह कवर कर रखी है। देखिए, भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने प्राचीन काल और मध्यकाल की आधी बातें लगभग पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है और एक एक चीज हमने कवर की है जो कंपटीशन के हिसाब से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, हमारी बात चलते चलते पहुंची थी मुगलिया सल्तनत के दूसरे बादशाह नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं अगर नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के शासनकाल की बात करूं, शासनकाल की चर्चा करूं, सबसे पहले मैं तो दो भागों में बांटा जाता है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के शासनकाल को। 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी के मध्य ये पहला शासनकाल है। उसके बाद बीच में सूरवंश आ जाता है, जिसमें शेर शाह सूर 1540 से 45 के मध्य, फिर शेर शाह के वंशज जिसमें इस्लाम शाह शूर, आदिल शाह शूर, सिकंदर शाह सूर, ताज खान। इनका समय है 1545 से 1555 ईस्वी के बीच में। उसके बाद में फिर से हुमायूं का शासनकाल शुरू होता है दोबारा 1555 से 56 के मध्य, जिसे हम द्वितीय शासनकाल के रूप में देखते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में जाते जाते मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर दूं क्योंकि ये कैमरा जो है मोबाइल कैमरा है, थोड़ा सा ब्लरिंग की दिक्कत होती है इसमें। तो हुमायूं जो है उसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में जाते जाते बताया था कि हुमायूं के पिता बाबर, अब्बू बाबर ने हुमायूं को दो बातें कही थी। पहली, शेर शाह से सावधान रहे। दूसरी, भाइयों के साथ बराबर का न्याय करें। लेकिन इन दोनों बातों को हुमायूं ने गलत तरीके से लिया। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, जो उपाधि थी भाग्यशाली की। लेकिन आपको मैं बता दूं, हर इंसान को, हर आदमी को, हर मनुष्य को भगवान या खुदा या ईश्वर नाम के विपरीत लक्षण देता है। अब हुमायूं के साथ भाग्यवान नाम है, अब विपरीत होगा या इसके पक्ष में जाएगा, देखते हैं। बाबर ने कहा शेरशाह से सावधान रहना और कहा भाइयों के साथ बराबर का न्याय करना। इन दोनों बातों को हुमायूं ने अपने तरीके से लिया जो बिल्कुल तरीका गलत था।
पहला कार्य किया हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन भाइयों के मध्य किया। दूसरा कार्य किया, शायद मतलब नहीं समझ पाया था, दूसरा कार्य किया, शेर खान जो बाद में शेर शाह सूर कहलाएगा को कालिंजर का किला दिया। और ये दोनों कार्य हुमायूं की बादशाहत छीनने के मुख्य वजह रही। बाबर के बारे में मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि बाबर ने बाजोर से लगाकर बंगाल तक पूरा उत्तर भारत जो है वह जीत लिया था। ठीक है, हुमायूं ने अपने भाई कामरान खान, हिंदाल खान, अस्करी खान के बीच साम्राज्य का विभाजन किया। कामरान को पंजाब और लाहौर दिया, हिंदाल को बंगाल क्षेत्र दिया। हुमायूं स्वयं मध्य में रहा और भटकल दिया अस्करी को। शेर खां सूर से सावधान रहने की बजाय शेर खां को गुजरात से खदेड़कर कालिंजर अपने नजदीक उल्टा बिठाया। ग्वालियर के पास में किला है कालिंजर का, वहां नजदीक बिठाया। जब हुमायूं, देखिए शेर खान के बारे में मैं पहले से ही इसका आपको हिस्ट्री बता चुका हूं। यह आदमी किसी का नहीं है। बाबर को बिन बुलाए मदद देना चंदेरी के युद्ध में, बाद में घाघरा नदी के युद्ध में बाबर के खिलाफ हो जाना, बाद में उसी घाघरा नदी के युद्ध में अफगानियों का साथ छोड़ देना, यह विश्वास के लायक आदमी नहीं है। और हुमायूं ने इसको उल्टा नजदीक में किला दिया। दूर था, नजदीक बिठाया। सावधान रहने को बोला था, लेकिन सीधा आक्रमण करके वहां से निकाल दिया। जब शेर शाह ने हुमायूं को गुहार लगाई कि आलम पनाह, मैंने आपके अब्बा की इतनी मदद की चंदेरी में और घाघरा में, और आप मुझे ही पनिशमेंट क्यों दे रहे हो? तो हुमायूं स्वभाव से भोला, कहा कि वह ठीक है, तुझे मैं कालिंजर का किलेदार बना देता हूं। जो ही ये शेर खान कालिंजर का किलेदार बना, तो कालिंजर में शेर खान ने विद्रोह कर दिया। कालिंजर में शेर खान ने विद्रोह कर दिया, तो हुमायूं अपने भाई हिंदाल के साथ शेर खान को दबोचने के लिए कालिंजर 50,000 सैनिकों को लेकर गया। जिस समय हुमायूं कालिंजर किले में शेर खान को घेर रहा था, लगभग 8-9 महीने घेरेबंदी कालिंजर की चलती रही। इस दरमियान हुमायूं की 50,000 में से करीब आधी सेना नष्ट हो चुकी थी। उसी दौरान गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने मौके का फायदा उठाकर मेवाड़ पर हमला करने की कोशिश की, और उस समय मेवाड़ महाराणा सांगा की विधवा रानी कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी।
लेकिन हुमायूं ने समय पर सहायता नहीं की। यह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। समय पर सहायता नहीं की क्योंकि वह कालिंजर युद्ध में व्यस्त था शेर खान के खिलाफ। यह नहीं पता होगा आपको। तो कर्मावती ने राखी भेजी, हुमायूं समय पर सहायता करने के लिए नहीं आया। परिणाम स्वरूप हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे, परिणाम स्वरूप रानी कर्मावती को 5 मार्च 1535 को जौहर करना पड़ा, ठीक है। इधर शेर खान हुमायूं से भिड़ नहीं सकता था लंबे समय तक। 8 महीने हो चुके थे कालिंजर में। भली आधी सेना हुमायूं की मर चुकी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, उस जमाने में सबसे ज्यादा ताकत, मजबूत स्थिति मुगल बादशाहों की हुआ करती थी, क्योंकि उनके पास में बारूद था, तोपखाना था, और उस समय एक मुख्य हथियार था जो उस समय हिंदुस्तान में किसी के पास में नहीं था, और तोपों का सामना शेर खान नहीं कर सकता। इसलिए शेर खान ने हुमायूं से माफी मांग ली और कहा कि बादशाह, मुझे जमानत के तौर पर रख लीजिए, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, और मेरे बेटे ताज खान को भली जमानत तौर पर रख लीजिए, मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। तो हुमायूं ने माफ कर दिया शेर खान को, और माफ करने के बाद करीब सितंबर 1536 ईस्वी के आसपास वह मेवाड़ की सहायता के लिए निकला। बाद में निकलने की आवश्यकता कहां थी? 5 मार्च 1535 को तो कर्मावती जौहर कर चुकी थी, अब क्या अपनी बहन की राख लेने जा रहा है वहां पे? ये गलती है हुमायूं की। अब हुमायूं इधर आएगा तो शेर खान दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, और हुआ यही। कालिंजर में एक बार शेर खान ने फिर से विद्रोह कर दिया। तो हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल खान को कहा कि वह दिल्ली पहुंचे और सेना लेकर कालिंजर में शेर खान को घेरे। मैं जा रहा हूं मेवाड़। हिंदाल गया दिल्ली और सारी सेना दिल्ली से उठाकर उसे बंगाल ले आया, और दिल्ली में अब मुगलिया पकड़ समाप्त हो चुकी थी। बड़ी आसानी से शेर खान ने हुमायूं को नेक्स्ट आने वाले युद्धों में, जिसे आप चौसा युद्ध कहते हैं, जिसे कन्नौज युद्ध कहते हैं, या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, 1539 और 1540 ईस्वी, ये तीनों युद्ध हुमायूं ने लड़े थे शेर खान के खिलाफ। इन तीनों युद्ध में, चौसा और कन्नौज के युद्ध में, हुमायूं को शेर खान ने पूरी तरह से, अच्छी तरह से पटखनी दे दी। हुमायूं मेवाड़ से 25,000 सैनिकों को लेकर वापस लौटा। हालांकि सितंबर 1536 के आसपास कर्मावती के 2 बेटे थे, उदय सिंह और विक्रमादित्य, उनको ननियाल से बुलाकर हुमायूं ने फिर से चित्तौड़ किला सौंप दिया। उसके बाद में हुमायूं वापस दिल्ली की ओर रवाना हुआ, तो जानबूझकर शेर शाह ने चौसा युद्ध में उसे धकेला। चौसा के ऊपरी पठारी हिस्से में शेर शाह ने अपनी सेना बना रखी थी, और स्वाभाविक है निचले वाले नदी की तलहटी वाले हिस्से में हुमायूं को शिविर डालने पड़ेंगे। शेर खान को पता था कि वह अभी भी हुमायूं से टक्कर नहीं ले सकता, कारण तोफखाना। इसलिए चला के शेर शाह ने बारिश का इंतजार किया। जब बारिश हुई तो तोफखाने का बारूद गल गया, खराब हो गया। उस समय शेर खान की अफगानी फौज चौसा में हुमायूं के मुगल फौज 25,000 सैनिकों से भिड़ पड़ी, और हुमायूं हार गया, और हार कर कन्नौज की तरफ भागा। कन्नौज में भी एक नदी है
कर्मनाशा नदी। हुमायूं ने वही गलती दोहराई जो उसने चौसा में की थी। इस बार भी उसने अपने शिविर नदी के पाट वाले हिस्से में डाले, नदी के निचले वाले हिस्से में। और इस बार तो बारिश के मौसम में शेर खान को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कर्मनाशा नदी में बाढ़ आई। हुमायूं स्वयं अपने सैनिकों के साथ बाढ़ में बहकर चला गया। एक निजाम नाम के भिस्ती ने, भिस्ती अर्थात नाविक ने हुमायूं की जान बचाई। तो उस निजाम नाम के भिस्ती को भी हुमायूं कहता है कि जिस दिन अगर मैं दोबारा बादशाह बना, उस दिन तुझे भी एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। और इसने चमड़े के सिक्के, सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। तो इस तरह से शेर खान बन गया शेर शाह और हिंदुस्तान के तख्त पर काबिज हो गया और हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा हुमायूं को। हिंदाल ने धोखा किया, अस्करी बहादुर शाह के साथ मिल गया, यानी अस्करी ने भी धोखा किया। अब हुमायूं के लिए एक उम्मीद की किरण है दिल्ली छोड़ने के बाद, वो है उसका भाई कामरान खान। ये देखिए वही भाई है जिसको हुमायूं ने अपने हिस्से की जागीरें दी, अपने हिस्से का साम्राज्य दिया। तो क्या ऐसे वक्त में हुमायूं की मदद करनी चाहिए कामरान खान को? करनी चाहिए। तो क्या कामरान मदद करेगा? नहीं करेगा। हुमायूं भागता भागता शेर खान के डर से हुमायूं भागता भागता शेर खान के डर से सीधा दिल्ली से लाहौर भागा। लाहौर भागा तो कामरान खान ने उसको अपनी सीमा में तक नहीं आने दिया। इसलिए लाहौर के पास एक किला है धौंसा, वहां छुपा रहा। इस धौंसा किले में एक सूफी संत थे, हिंदाल के गुरु। उनकी एक बेटी से निकाह पड़ा हुमायूं ने। हुमायूं की यहां बहुत सेवा की उसने। इस बेटी का नाम था हमीदा बानो। इस समय शेर खान को पता चल गया और कामरान खान को भी पता चल गया कि हुमायूं जो है वह धौंसा किले में छुपा हुआ है। इस कारण से दोनों की फौज हुमायूं को गिरफ्तार करने के लिए आई। तो हुमायूं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागता हुआ बीकानेर पहुंचा। बीकानेर में एक कोलायत के अंदर कपिल मुनि का आश्रम है, वहां छुप के रहा। ये सारी जो मैं बातें लिख रहा हूं उसका जो प्रमाण है वह है हुमायूं नामा, एक पुस्तक है जिसकी लेखिका है हुमायूं की बहन गुलबदन बानो। वह लिखती है कि यहां कपिल मुनि के आश्रम में रुका रहा। उस समय बीकानेर राज्य जो है मारवाड़ सीमा में पड़ता था और मारवाड़ शासक थे मालदेव राठौर। मालदेव ने हुमायूं की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सनकी हुमायूं को लगा कि कहीं मालदेव गिरफ्तार करके शेरशाह के हवाले करके सौदेबाजी ना कर ले। इसलिए हुमायूं बीकानेर से भागता हुआ पूरा थार का रेगिस्तान पार करता हुआ भागता भागता अमरकोट पहुंचता है।
गुलबदन बानो ने लिखा है कि उस समय उसकी भाभी हमीदा बानो 8वें महीने गर्भ से थी। अनास का निवाला तो दूर की बात, 21 दिनों तक पानी की एक ढंग से बूंद तक नसीब नहीं हुई थी। पैरों से खून निकल रहा था। तपती रेत में भागते भागते अब 3 लोगों का डर, मालदेव का, कामरान खान का और शेर शाह का। भागता भागता अमरकोट पहुंचा। अमरकोट में सोडा खानदान है। पाकिस्तान के अमरकोट में, आजकल इसका नाम उमरकोट कर दिया गया है। यहां के राणा थे वीरसाल। राणा वीरसाल सोढ़ा। उनके दरवाजे के आगे गुलबदन जो है, हमीदा बानो जो है वह गिर पड़ी और हमीदा बानो के गर्भ से 1542 15 अक्टूबर को जलाल अर्थात जलालुद्दीन अर्थात प्रकाश अर्थात अकबर का जन्म हुआ। और यहां से हुमायूं चला गया सीधा फारस। फारस वर्तमान में ईरान को कहा जाता है और वहां के शाह थे ताहमस्प। जलाल को राणा वीरसाल के घर में ही छोड़ दिया था हुमायूं ने और अपनी बेगम हमीदा बानो के साथ ताहमस्प के पास पहुंचे। शाह ताहमस्प के दरबार में हुमायूं एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़े। जब हुमायूं गिर रहा था तो उनके साथ एक हिंदू सिपाहसालार थे जिनका नाम था अमरचंद सोनी। उसने तुरंत अपनी पगड़ी उतारकर हुमायूं को गिरते गिरते संभाल लिया। शाह ताहमस्प ने कहा कि हे बादशाह हिंद नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके यहां ऐसी वफादार कौमें हैं। काश ये कौम फारस में भी होती तो फारस पूरे विश्व पर हुकूमत करता। इतनी बेहतरीन कौम के होते हुए भी आप हार कैसे गए हिंद को? ऐसी कौम से दुश्मनी मत कीजिए, उनको एक परिवार की तरह रखिए, पूरा हिंदुस्तान जीत जाएंगे आप। इसी कारण से हुमायूं ने यह तय कर लिया था कि हिंदुओं से, स्पेशली राजपूतों से लड़ना नहीं है, उन्हें एक परिवार की तरह बांधना है, उन्हें सुलह एक कूल यानी परिवार की तरह संजोना है। और यही शिक्षा हुमायूं ने अपने बेटे जलाल को दी थी, अकबर को, और इसी शिक्षा को जलाल ने आगे बढ़ाया था। और आपको पता होगा अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी जोड़े थे, जिसकी शुरुआत हुई थी फारस से। फारस के शाह ने हुमायूं की मदद की और हुमायूं वापस हिंदुस्तान लौटा। वापस हिंदुस्तान लौटा हुमायूं। द्वितीय शासन। जिस समय शेर शाह और उसके वंशजों का क्या हुआ था वो मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, शेर शाह 1545 में मर गया था और बाद में इनके बेटों के बीच में साम्राज्य अलग अलग भागों में आपस में बांट दिया था।
ये सारे के सारे 1545 से 55 के बीच में अलग अलग इलाकों में राज कर रहे थे। ठीक है, उस समय भारत की स्थिति जो है वो इस प्रकार से थी। शेर शाह का बेटा आदिल शाह दिल्ली में था, सिकंदर शाह पंजाब में था, इसके अलावा इस्लाम शाह जो है ये ताज खान कालिंजर में था, और इस्लाम शाह जो है वह राजपूताना में था। इस तरह से स्थिति थी। शाह तहमास्प ने हुमायूं को अपना वकील ए सल्तनत दिया, और वो वकील ए सल्तनत था बैरम खान। नाम सुना होगा। वास्तव में ये बैरम खान बेरहम खान था। इसी की सहायता से हुमायूं ने जून 1555 ईस्वी सर ए हिंद, जिसे हिंदुस्तान का सिर या तबर ए हिंद अर्थात हिंदुस्तान की तहजीब, वर्तमान में भटिंडा, के युद्ध में सिकंदर शाह सूर को हराया, और पंजाब वाले क्षेत्र पर हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने कब्जा किया। उसके बाद जुलाई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा युद्ध में आदिल शाह सूर को हराया और दिल्ली पर पुनर्अधिकार किया। देखिए, हुमायूं ज्योतिष के बड़े शौकीन थे। राजधानी थी हुमायूं की दीन ए पनाह नगर, दिल्ली में। ज्योतिष और भूगोल के बड़े शौकीन थे हुमायूं। दीन ए पनाह नगर के अंदर एक पुस्तकालय था, शेर ए मंडल। उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुमायूं इतने पुस्तक पढ़ने में व्यस्त थे कि पता ही नहीं चला कि सीढ़ियां हैं या जमीन। पैर फिसला और लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गए, यहां लगी और दुनिया छोड़ दी। 26 जनवरी 1956 को। एक इतिहासकार है, लेनपूल, लिखा है जीवन भर लुढ़कता रहा, ठोकरें खाता रहा, आखिर लुढ़कता हुआ ठोकर खाकर मरा। क्या ये लाइन लेनपुल की सही है? जरा कमेंट में बताइएगा। जीवन भर क्या किया है? लुढ़कता ही रहा, ठोकरें खाई, आखिरकार ठोकर खाकर लुढ़कता हुआ ही मरा। तो ये थी हुमायूं की जीवनी दास्तान। सुनने के बाद हुमायूं के ऊपर आपको तरस आया, दया आई, गुस्सा आया या मूर्खता पर हंसी? कमेंट में लिखिएगा। नाउ जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।